हुई है, तो उसको लेके अभी बहुत से सवाल खड़े कर दे हैं कि भाई ये तो करवाई गई है, ये बाढ़ प्राकृतिक नहीं बल्कि लाई गई है। और इस तरह के सवाल जब खड़े हुए हैं उस बाढ़ के ऊपर, तो उसी पर चर्चा करने के लिए फिलहाल हम डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी के साथ हैं और चर्चा करना चाहेंगे कि इनका क्या मानना है, क्या सच में वो बाढ़ लाई गई है या फिर वो प्राकृतिक बाढ़ है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। अच्छा, जो बाढ़ आई है पंजाब में, हरियाणा में, वो प्राकृतिक बाढ़ है या फिर लाई गई है, इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये है आशीष भाई, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो बाढ़ है वो किस कारण से आई है और वो कारण मैन मेड है या वो अपने आप से हुआ है। ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने काफी लंबी चर्चा की थी अभी अवेकन इंडिया मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे भी जी। और अभी मेरे पास में इसका पूरा दस्तावेजी प्रमाण भी आ गया है। बादल अपने आप आते हैं, बनते हैं, या फिर बारिश अपने आप होती है, या इसको कृत्रिम तरीके से करवाया जा सकता है। पानी अप्रत्याशित रूप से ज्यादा अपने आप आता है या उसको लाया जा सकता है, और इसमें किस किस चीज का बड़ा रोल होता है ये समझना बड़ा जरूरी है। आप समझिए, आज के टाइम पर गांव का एक एक व्यक्ति, शहर का, देश का एक एक व्यक्ति समझ रहा है कि ये बाढ़ लाई जा रही है और अपने आप हो रही है। ये बात केवल प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग बोल रहे हैं, जो कि सरकार में बैठे हैं, जिनका दायित्व है इस चीज को ठीक रखना, लेकिन वही चीजों को खराब कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए और जिम्मेदारी से भागने के लिए और दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने के लिए वो इस तरह के ड्रामेबाजी चल रही है। जब बारिश लगातार होती रहती है तो पानी का निकास भी लगातार होता रहता है, और पानी जो स्तर है वो एकदम से ऐसे ऐसे करके बढ़ता है। कभी ऐसे नहीं बढ़ता है कि रात को लोग सोए हों, दिन में आराम से बैठे हों और अचानक से 5 फुट का पानी जो है वो आए और सब कुछ बहा करके ले जाए और उनको नहरों को तोड़ते हुआ निकल जाए और ड्रेन्स को तोड़ता हुआ निकल जाए, खेतों को मतलब लीलता हुआ निकल जाए। ये असल में कुदरती नहीं हो सकता। फिर ये हो सकता है कि ऊपर से पानी आया हो। अब ऊपर से पानी आने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहला है, वहां पे कोई बादल फट गया है और उसकी वजह से अचानक पानी का एक बड़ा जो गुब्बारा है वो फूट के एकदम पानी आ गया। वो थोड़े समय के लिए होता है। या फिर बाढ़ से पानी छोड़ा गया हो, या तो गलती से बटन ज्यादा दब गया हो कि ज्यादा छोड़ देना है, या फिर उसको जानबूझकर छोड़ा गया। यही तरीके हैं। गलती ऐसे मामलों में तब मानी जाती है जब वो गलती अचानक से हो जाए। वो गलती उस टाइम पर हो रही है जब गलती को लोगों ने एंडोर्स भी कर लिया है। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों की बात अगर आप करते हो, जो कि उस टाइम पर डायरेक्टर जनरल थे, जो आर्मी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस एजेंसी के 15 कोर के जो कमांडेंट भी थे, उन्होंने ये बोला है कि हम लोग, और जम्मू कश्मीर में पुलवामा अटैक के वक्त की बात कर रहा हूं मैं, जब वो डीजी हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि हमने वाटर बम बना लिया है। वाटर एज ए वेपन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं दुश्मन के ऊपर। वो उस टाइम पर दुश्मन पाकिस्तान को बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असलियत में तो सरकार का दुश्मन कौन है? जो भी सरकार से अपने हकों की मांग करता है, वो तो उसी को पाकिस्तानी बोलना शुरू कर देते हैं। वो तो उसी को कहना शुरू कर देते हैं कि तुमको तो फंडिंग किया गया है विरोधियों द्वारा, और ज्यादा नहीं बोलेंगे विदेशों द्वारा फंडिंग किया गया है, और ज्यादा नहीं बोलेंगे वो तुमको देशद्रोही या किसी भी तरह से वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि नक्सली कह दें या खालिस्तानी कह दें, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके। तो वो ढिल्लों कह रहा है कि हम लोग जब जरूरत होगी ना पानी की, तब तो रोक लेंगे पानी को। और जिस टाइम पे बरसात आई है, अब उनको बरसात में वैसे ही लोगों के पास पानी खूब रहता है, तो उनको हमारे नदी वाले, नहर वाले पानी की जरूरत नहीं है। तो हम बांध से अचानक इतना पानी छोड़ देंगे कि वो उसको इस्तेमाल ही ना कर पाए, और बल्कि वो पानी उनके लिए बर्बादी का कारण और एक अभिशाप बन जाए। तो ये बात उन्होंने बोली है स्पेशली, क्योंकि हमारे पास नहरों का इतना प्रबंधन नहीं है और अभी हो भी नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं कि जब, अब एक एग्जाम्पल हमने दिया था, उसमें टिहरी डैम का एग्जाम्पल दिया था। जब टिहरी डैम में हमने देखा कि लोग जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसका एक रिसर्च प्रोग्राम बनता है। वो रिसर्च प्रोग्राम कितना सही है, गलत है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सरकार इसके ऊपर अलग अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी देती है। साइंटिस्ट को बोलती है साइंस का इसका क्या नुकसान फायदा होगा, औद्योगिक प्रौद्योगिकी का। उधर से वो इनको बोलती है एनवायरमेंटलिस्ट को, पर्यावरणविद को, कि भाई पर्यावरण का कोई नुकसान फायदा होना है तो वो बताओ।
उधर से फिर वो दूसरे लोगों को, स्थानीय लोगों को बोलती है आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, उद्योगों को फायदा होगा कि नुकसान होगा, फिर इस डैम से हम क्या क्या फायदे निकाल सकते हैं। वो कह रहे हैं नहरों में पानी देंगे, जहाँ तक पानी नहीं पहुँचा वहाँ तक पानी पहुँचाएंगे, पीने का पानी उपलब्ध होगा, और हम लोग बिजली बनाएंगे बांध से, और पानी को स्टोरेज किया जा सकता है ताकि आपदा के समय पे यूज़ किया जा सके। ये बोल रही है सरकार। अब वो सरकार आपको कह रही है, तो ऐसा हुआ भी तो है कि भाई वो नहरों का जाल बिछाया गया है, या फिर राजस्थान के जो खेत लगते हैं या फिर हिसार भिवानी के जो इलाके हैं उनमें भी तो पानी पहुंचाया गया है। पानी पहुंचाया गया है, ये इसलिए पहुंचाया है, क्या उन्होंने सब जगह पहुंचा दिया है? क्या इसके लिए मतलब 70 साल, 60 साल, 50 साल काफ़ी नहीं होते हैं? 60 साल में ये काम नहीं करते? जिस काम को करने के लिए करोड़ों की लागत लगती और महीनों महीनों तक लोग परेशान होते, उस काम को पंजाब के सिखों ने जिस टाइम पे पानी को बांधना था और वहाँ बांध बनाना था, और रातों रात कर दिया। पता ही नहीं लगता, 24 घंटे के अंदर तो वो पूरी नहर को बांध देते हैं। अरे जिसके पास इतनी बड़ी मैन पावर हो, इतने लोग हों, उन लोगों उनको भी ये इंतज़ार करना पड़े कि कोई प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा हो जाए। ये केवल तब होता है जब वो लोग उसको कंट्रोल करने की, उसको लोगों को दिखाने की, उसके नाम पर धांधली करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब उन्होंने कहा कि बिजली बनेगी 1700 मतलब अरब और यूनिट्स जो हैं वो बिजली की ज़रूरत की खपत हैं इंडिया की, और जो टोटल बांध हैं लगभग 5700 बांध हैं पूरे भारत के अंदर। उन 5700 से ज़्यादा बांध जितने भी हैं, उन बांधों से टोटल 170 अरब यूनिट बिजली ही बनती है। यानी कि टोटल जो खपत है उसका मात्र 10% ही बांध से मिलता है। और उसका पर्यावरण का जो, केवल मैं जो बता रहा था कि रिसर्च की गई, पर्यावरणविदों ने जो रिपोर्ट दी, जितनी सरकार की एजेंसी थी उन सारी एजेंसियों ने डैम बनाने को पर्यावरण के खिलाफ बोला था, और उन सारी रिपोर्ट्स को, उन सारी रिकमेंडेशंस को दरकिनार करते हुए वो बांध बना दिया गया, जो कि आज ये साबित हो रहा है कि 2040 तक की मियाद है उसकी। अच्छा, 40 तक की, यानी 40 साल की डैम की मियाद है। 2006 में पूरा हुआ है बनके, और अब आप देख लीजिएगा यानी 2040 तक आपकी ज़िंदगी, यानी आपके बच्चे जो हैं वो मौत की कगार पे पहुंचेंगे। अब उसमें पानी भरते समय इतना समय लग गया, भरने में इतना टाइम लगा, खाली करने में भी इतना ही समय लगेगा। या तो डैम को खाली एकदम कर दोगे तो सारा इलाका डूब जाएगा, सबको बर्बाद कर देगा, और अगर आराम आराम से खाली करोगे तो इतनी देर में खाली, फिर डैम बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? इसका जो असल फ़ायदा था वो था उद्योगों को कॉन्टिन्यूसली सप्लाई देना पानी की, जो कि नहरों से संभव नहीं थी। अगर नहरों से उद्योगों को पानी देते तो नहरें खाली हो जाती और किसान बगावत कर देता। तो डैम बनाकर इकट्ठा करके उद्योगों को सप्लाई चालू कर दी उन्होंने। उद्योगों को कैसे, मतलब वहाँ से अलग सप्लाई करी जाती? बिल्कुल अलग सप्लाई की जाती है, जैसे कि पावर हाउस से किसी खास इंडस्ट्री को स्पेशल सप्लाई जाती है जो 24 घंटे चलने वाली होती है। जैसे पीजीआई जैसा इंस्टीट्यूशन है या कोई दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ बिजली से ही सब कुछ चलता है, अनलिमिटेड सप्लाई चलती होती है, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है। बाकी सारे कानून हर जगह लागू होते हैं, वहाँ पर लागू नहीं होते हैं। इसी तरह से बादल फटने की घटनाओं की बात मैं करता हूँ। शिमला से ऊपर चले जाएंगे आप रामपुल मणिहारन रोडू की तरफ में, तो एक साथी अपना जनता सरकार मोर्चा में ही है, वो वहाँ पर अपनी टीम में भी आया हुआ था। उसने बताया था कि डॉक्टर साहब अब की बार शिमला में मतलब मैंने ये कहा था कि पूरे मानसून में पहाड़ों के अंदर, उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर लगभग 60 से 70 बादल फटने की घटनाएं आएंगी। इसको ये समझ लेना कि ये अप्रत्याशित हैं और ये मानव द्वारा निर्मित हैं। तो पता चला कि केवल हिमाचल में शिमला से ऊपर के इलाके में ही 80 से ऊपर जो बादल फटने की घटनाएं आ चुकी हैं। और इस्लामाबाद का वो वीडियो भी आपने देखा होगा जहां बादल के बीच में चार्ज के द्वारा उस बादल के हिस्से को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो फिर उसके बाद हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में तो आपने वियतनाम वॉर के बारे में सुना हो। वियतनाम वॉर में उन लोगों ने मानसून को ही 6 महीने तक आगे सरकाते रहे थे। वो अनिल माधव दवे जो हमारे पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने भी ये कहा था अपनी मौत से पहले कि अमेरिका हार्प टेक्नोलॉजी द्वारा भारत का मौसम नियंत्रण कर रहा है। और
आईआईटी कानपुर ने भी ये बोल दिया है कि हम लोग, आईआईटी मद्रास ने कि कानपुर ने, शायद मेरे को अभी दिमाग से निकला, उन्होंने भी ये बोला है कि कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। दिल्ली के मंत्री मनिंदर सिरसा बोल रहा है कि मैं जुलाई के महीने में हम लोग अप्लाई कर दिया है और हम कृत्रिम बारिश करवाने वाले हैं। और कृत्रिम बारिश रोज आ रही है। रामगढ़ के इलाके में, इधर जयपुर के पास में बांध के ऊपर ड्रोन उड़ाए गए, शशांक जो उनका पायलट था, और वो कह रहा है कि 40 मिनट तक 2 घंटे तक वो जुड़े तो 40 मिनट तक बारिश होती रही। इसका मतलब वो लोग अपने तरीके से बारिश को करवाने और रोकने का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। फिर जब ये चीज़ पब्लिक में आ गई तो टीवी चैनल वालों को भी दिखानी पड़ी। उन्होंने कहा 1951 से बारिश करवाई जा रही है कृत्रिम रूप से। तो अब आप मुझे ये बताइए, जिस आदमी के हाथ में आपका सारा डेटा है और वो ये कह रहा है कि भाई हम तुमको ये सर्विस देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं तुमको अपने डॉक्यूमेंट लेने के लिए आधार जरूरी है, देना पड़ेगा। मैं इस बात में आकर के यहाँ फंस जाता हूँ कि आपने अगर वो आधार नहीं दिया तो आज वो आपके बच्चे की पढ़ाई को बाधित कर सकते हैं, उसके एग्ज़ाम्स को बाधित कर सकते हैं। आप कल को उनकी बात ना मानो, वो पानी के ऊपर टोटल कंट्रोल करके आपको गुलाम नहीं बनाएंगे, इसकी गारंटी कौन ले रहा है? सिर्फ ये बता दो। इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी पर नियंत्रण करके मानवता को नियंत्रण करने का खेल चल रहा है। इसी के ज़रिए ये बाढ़ लाई गई है पंजाब में और पूरे जीवन को तहस नहस किया गया है, क्योंकि पंजाब के ऊपर मिसाइल दागने का प्रोपागेंडा जो पाकिस्तान के साथ युद्ध के नाम पर जो ये सिंदूर पिंदूर वाला ड्रामा चला था, इसी दौरान जो है वो मिसाइलें दागनी थी पंजाब के उन गांवों के ऊपर जहां से किसान नेता या किसान ज़्यादा पढ़ते हैं। और क्योंकि मोबाइल से लोकेशन का पता चल जाता है कि नेताजी आज गांव में हैं, तो आज युद्ध में तो मिसाइल गिर ही सकती है ना। वो नहीं हुई तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ से पानी का सप्लाई देखते हैं, उसमें कोई ना कोई नेता जरूर रगड़ा जाएगा, कोई ना कोई हो जाएगा। ये इट्स ऑल बेसिकली प्लान्ड। और ये जो पंजाब के लोगों ने जो एक साथ संगठित होकर सरकार के सामने डटकर मुकाबला किया है सरकार का, इससे घबराई हुई है सरकार और हर हाल में बर्बाद करना चाहती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के इलाके को, क्योंकि इनके इस प्रोपागेंडा को, इस षड्यंत्र को समझने और लोगों को समझाने और लड़ने और लोगों को तैयार करने का काम केवल ये क्षेत्र कर रहा है इस वक्त। जी, तो आपका भी मानना ये है कि बाढ़ लाई गई है, ये अपने आप या फिर प्राकृतिक तरीके से बाढ़ नहीं आई है? बिल्कुल नहीं आई है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप इस वीडियो में अपनी अपनी राय जरूर